स्वागत है आपके साथ। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिन्हा। यहां से आगे एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में इतनी उतार चढ़ाव, यहां पर लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे हम आज। और एक्सपर्ट्स की पैनल फंडामेंटल और टेक्निकल हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार तमाम रिसर्च जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी आपके बीच हम रख रहे हैं। और आज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर और उसका धराशाही होना, और वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से बाजार जो है वो आज कमजोरी झेल रहा है। लेकिन चलिए बाजार पर एक बार नजर डालेंगे और आपको बता देते हैं कि यहां से क्लोजिंग कॉल में आपके लिए हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। उसके बाद एक एक कर सब कुछ एक एक कर आपके सामने रखेंगे, एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, बाजिंग ट्रेड्स पर भी फोकस रहेगा। लेकिन 2:05 पर आपके लिए एफएनओ स्ट्रैटेजी। बाजार में इस वक्त लेवल बेस्ड कामकाज हो रहा है, उतार चढ़ाव उठापटक है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मार्केट का आउटलुक क्या है, इसे विस्तार से समझेंगे हम चंद मिनटों में। यहां से आगे 2:10 पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझेंगे बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर कामकाज है, लेकिन इन निचले स्तरों पर क्या कहीं अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप हो रही है, कमजोरी में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या फिर मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना है, और क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है वो समझेंगे 2:10 पर। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर आपके सामने हम रखेंगे, जहां पर ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपके लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 सेगमेंट लाएंगे। दिन भर बाजार में ढेर सारी खबरें आई हैं, उनमें से सारी खबरें सेगमेंट वाइज, स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो सब कुछ 3 बजे मार्केट एट 3 सेगमेंट में। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड और इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर आने वाले दिनों में कल के लिए इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रिगर्स क्या है 3:20 पर आपके सामने रखेंगे। चलिए बाजार की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। हाँ, आज बाजार में बिकवाली जो है लगातार हावी होती हुई दिख रही है, और इसकी प्राइम सबसे बड़ी वजह है आईटी सेक्टर का धराशाही होना, एआई डिसरप्शन। और जितना हम देख रहे हैं न्यूज फ्लोज एक एक आईटी सेक्टर पर आते हुए दिख रहे हैं, लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझौली आईटी कंपनियां, हर तरफ बिकवाली जो है हावी होती हुई 25,397, 25,395 के स्तर पर 300 अंकों की बढ़त पर 320 अंकों की बढ़त पर हम देख रहे हैं एट पॉइंट इन टाइम। निफ्टी में गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। इसी तरह के स्तर बैंक निफ्टी में भी पाएंगे, और फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट में हम देख रहे थे कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी अपने आप को संभाल पा रहा था। अभी बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 60,958 के स्तर वहां पर नजर आएंगे। बिकवाली है निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा, परसेंटेज वाइज 5% गिरा है, पॉइंट वाइज करीब 1600 अंक निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो स्वाहा होता हुआ देखने को मिला है। भारी गिरावट है लार्जर आईटी प्लेज में भी और मिड कैप आईटी प्लेज में भी। जुलाई 2023 के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त आप आईटी स्पेस में देख रहे हैं, और अब तक हम देख चुके हैं साल की शुरुआत से लेकर अब तक ही अच्छा खासा टूट चुका है आईटी सेक्टर। फार्मा में मिला जुला एक्शन है, टोरेंट फार्मा 2% ऊपर है। आपको याद होगा हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़े फार्मा पर डिफेंसिव नजरिया भी जता रहे थे, और ऐसा ही कुछ होता भी दिख रहा है। रब ऑफ इफेक्ट जो है आईटी सेक्टर की गिरने का अब हम देख रहे हैं फूड टेक आईटी कंपनियां जैसे इटर्नल पर भी है। क्विक कॉमर्स पर दबाव है, इटर्नल करीब 6% आज टूटता हुआ दिखा है। विस्तार से बुलेटिन में आगे इस पर भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या सारी वजह हैं और क्यों आईटी सेक्टर की गिरने की एक इवेंचुअल इंपैक्ट इन पर आती हुई दिखी है। तो चलिए ये तो हो गई बाजार की बड़ी बातें। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर रखिएगा जरूर, क्योंकि 4% की बढ़त है। स्पाइक इंडिया विक्स में आना एक कंसर्न का काम करता है, वो हो रहा है। 1100-1200 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसी तरह की स्थिति है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है, यानी कि गिरावट और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है, और मार्केट का टेक्सचर वीक है। ऐसे में बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं ये समझते हैं। विकास, हाई, गुड आफ्टरनून। बजिंग स्टॉक्स ढूंढना, अपसाइड बजिंग ढूंढना तो मुश्किल ही है ऐसे में, लेकिन बताएं खबरें और कौन से बजिंग सेगमेंट्स और स्टॉक्स हैं जो हम आज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल मानसी, गुड आफ्टरनून। और अपसाइड वाले जो बजिंग स्टॉक हैं वो वाकई खोजना मुश्किल है, तमाम एक्सपर्ट्स भी नहीं खोज पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, जो गिरावट वाले हैं उन पर ही पहले फोकस करते हैं, क्योंकि आज मार्केट के जो विलेन बने हैं वो ये गिरावट वाले शेयर बने हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं आईटी शेयरों का। आईटी शेयरों पर आज भारी दबाव है। आप देखेंगे तमाम आईटी सेक्टर के शेयर जो है वो आज टूटे हुए हैं। निफ्टी आईटी 5% के आसपास टूटा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2023 के लेवल्स तक अब निफ्टी आईटी गिर चुका है। इतनी गिरावट जो है निफ्टी आईटी में आ चुकी है। देखिए आप परसिस्टेंट टेक, महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, ये तमाम वो शेयर हैं
जो आज सबसे ज्यादा गिरे हैं। किसी में भी गिरावट आपको 6% से कम की नहीं दिखाई देगी, और ऐसा लग रहा है ना कि बराबर से किसी धारदार हथियार से एकदम कट कर दिए गए हो, उतनी ही गिरावट वैसे आ रही है। 6-7% की गिरावट एकदम बराबर से कट कर दिए गए हैं शेयर को, वैसे दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए तमाम जो बड़े आईटी काउंटर्स भी हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, उनमें भी आज बड़ी गिरावट है, और उसका असर सबसे ज्यादा रियल्टी सेक्टर पर आपको देखने को मिला। आप देखिए रियल्टी सेक्टर में आप देखेंगे तमाम शेयरों को, तो वहां पे भी आज गिरावट है। उसकी वजह यह है कि जब भी आईटी कमजोर होता है तो रियल्टी को यह डर होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, चाहे वो ऑफिसेज की डिमांड हो, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स की जहां भी रहते हैं वहां पे वो इंफ्रा डिमांड उनकी होती है, निश्चित तौर पे घरों की डिमांड होती है, ऑफिसेज की डिमांड होती है, तो उसके डिमांड में कमी की उनको कमी का एक डर लगता है। और एआई जिस तरह का डिस्ट्रप्शन ला रहा है, उससे सबसे बड़ा डर यही है कि अब कम रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कम रिसोर्सेज में काम चल जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे आईटी सेक्टर के लिए डिमांड कम होगी, और उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। तमाम रियल्टी शेयरों पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा आगे बढ़िए तो आपको दिखेगा कि जो फूड डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, इटर्नल और स्विगी, वहां पे भी आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और डर बेसिकली है या ये कि जो ओवरऑल गिरावट आ रही है मार्केट का, उसका ही असर इन कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट कमजोर होता है तो एफआईआईज की सेलिंग होती है। उसके अलावा तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो महंगे शेयरों से, महंगे पीई वाले शेयरों से भागने की कोशिश करते हैं। और वैसे में अगर आप देखिएगा तो जोमेटो और स्विगी, इन दोनों ही शेयरों के जो प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं वो काफी ज्यादा हैं, और वहां गिरावट देखने को मिल रही है। जोमेटो को लेकर, मतलब इटर्नल को लेकर बेसिकली एक डर ये भी है कि जो दीपेंद्र गोयल ने अपना अब रोल चेंज किया, वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में है, उसका भी एक थोड़ा हैंगओवर देखने को मिल रहा है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि उनका जो स्टेक है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। एफआईआईज की स्टेक की गिरावट तो ऑलरेडी हमने देखी है इटर्नल के अंदर, तो वो असर है। उसके अलावा आप देखिए इंडोको रेमेडीज, जो आप चढ़ने वाले शेयर खोज रही थी, ये इकलौता कुछ एक चढ़ने वाले शेयर आपको दिखेंगे, उनमें एक इंडोको रेमेडीज है। यूएसएफडीए से इनकी एक दवा को अंतरिम मंजूरी मिली है, और ये दवा जो है वो सीजर्स के इलाज में जो है वो इस्तेमाल होती है, उस दवा को मंजूरी मिली है। तो उसकी वजह से आप देखिए शेयर जो है वो करीब करीब 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए आज के मार्केट में जो भी है वो सारे आईटी सेक्टर के ऊपर ही है। आईटी सेक्टर ने ही तमाम मूड को खराब किया है, तमाम सेक्टर्स के, तमाम शेयरों के अंदर जो है वो गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आईटी सेक्टर की वजह से ही, क्योंकि आईटी सेक्टर ने पूरे मार्केट का मूड जो है वो आज खराब किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को भी शामिल करते हैं। हमारे मेहमानों में अंशुल जैन जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ने वाले हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून अंशुल जी, गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले शुरुआत अंशुल जी से करते हैं। अंशुल जी, मार्केट में गिरावट तो काफ़ी बढ़ गई है, शुरुआत जो हमने सुबह की थी कहीं उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर आज हम अभी दिख रहे हैं। 300 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी पे है। क्या स्ट्रेटजी है आपकी? क्या अभी भी बाय ऑन डिप्स में है या फिर अब थोड़ा सा हटना है इससे? सर सुबह हमने रेंज डिस्कस की थी 25,663 और लोअर एंड ऑफ द रेंज था 25,532। लोअर एंड ऑफ द रेंज टूटा, अगला जो टारगेट था 25,372 जिसकी बात हमने की थी 16 फरवरी का लो, वो टेस्ट हुआ है। यहाँ पे 75 मिनट के चार्ट पर हैमर बन रहा है। अभी 5 मिनट बचे हैं कैंडल क्लोज होने में, बट मोस्ट लाइकली ये हैमर के साथ क्लोज होगी। अगर ये हैमर के साथ क्लोज होती है तो हम प्रोबेबली आखिरी 1 घंटे में थोड़ा सा बाउंस बैक देख सकते हैं 25,474, 25,490 की जोन तक। तो रेंज का बॉटम टूटा, अगला टारगेट अचीव हुआ, वहां पे बुलिश हैमर की फॉर्मेशन है। बाउंस बैक के लिए प्रोबेबली तैयार हो रहा है मार्केट। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, मेरा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में ज्यादा है। बैंक निफ्टी में रेंज का अपर एंड था 61,360, फील्ड ब्रेकआउट बनाया 10:30 बजे वाली कैंडल में। रेंज का लोअर एंड 60,961 टेस्ट हुआ। यहाँ पे अच्छा हैमर बन रहा है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से अच्छा हैमर बन रहा है, रेंज का लोअर एंड प्रोटेक्ट हो रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बैंक निफ्टी में रहेगा। अगर ये अगले 4 मिनट में कैंडल ऐसे ही हैमर क्लोज होती है तो आई वुड बी अ बायर इन बैंक निफ्टी। बाउंस बैक में 61,200 का पहला टारगेट रहेगा और फिर रेंज का टॉप 61,360 ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो रेंज बॉटम रिजेक्ट हो रहा है बैंक निफ्टी पे और टारगेट अचीव हुआ है नीचे वाला निफ्टी पे। तो दोनों में बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इंडेक्स पर अंशुल जी की तरफ से, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और हाँ, बाजार में कमजोरी हावी होती हुई लगातार दिख रही है। इसकी अहम वजह आईटी सेक्टर और उसकी गिरावट है। लेकिन ऐसे में फिर इस गिरावट में क्या कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मौके हैं, और अगर हाँ तो कौन से सेगमेंट्स, कौन से सेक्टर्स पर? सीधा रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स का।
लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं स्टॉक वाइज क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज बन रही है या मार्केट को फिलहाल वॉच लिस्ट में रख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और मेरे को पैनलिस्ट अंशुल जी को मेरा गुड आफ्टरनून। जी हाँ, भले ही हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, बट अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बने हुए हैं। इसलिए हमारी तरफ से दो स्टॉक बाइंग साइड के लिए रेकमेंड किए जा रहे हैं। सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है कल के सेशंस में, और आज के सेशंस में भी प्राइजेस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो हमें टाटा कंज्यूमर को 1170 के आसपास बाय करके चलना है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1140 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1230 के। दूसरा जो बाइंग स्पेस है वो है फार्मा स्पेस से, जो कि है सन फार्मा। जी, काफी दिनों के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू डेली के चार्ट्स पर हमें देखने को मिला है, और स्टॉक्स अभी अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि फिलहाल अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 20 और 50 एसएमए के आसपास। इवन 100 एसएमए का भी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो यहाँ पर भी जो सेंटीमेंट है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी हमें करंट लेवल से बाय कर चलना है। स्टॉप लॉस हमें लेना है 1700 का, और जो अपसाइड के टारगेट है वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1820 के। तो चलिए, ये राय फिलहाल मिलती हुई स्टॉक वाइज। फार्मा स्पेस लगातार फोकस रेडार पर है। सन फार्मा अट्रैक्टिव लगता भी है, टोरेंट फार्मा पर भी नजर रहे जरूर। कल ही की बात है, निमेश ठाकर जब हमारे साथ जुड़े थे टोरेंट फार्मा पर, उन्होंने अपना टेक दिया था और स्टॉक जो है उसी तर्ज पर रिएक्ट करता हुआ फार्मा इज डिफेंसिव इस वक्त मजबूती की चाल दिखाते हुए। टाटा कंज्यूमर दूसरा स्टॉक लक्ष्मीकांत जी की तरफ से 1230 के टारगेट को ध्यान में रखें, 1140 का स्टॉप लॉस लगाएं। अंशुल जी, हाय, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स इंडेक्स वाइज आपका नजरिया हमने समझा। सेक्टर और स्टॉक्स कौन से इस वक्त समझ आते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो रही है आपको? नमस्कार मानसी जी। देखिए, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करना है, रिलेटिव वीकनेस बेचना है। तो रिलेटिव बाउंस बैक दिख रहा है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बाई करेंगे। एमआरपीएल में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है तो 193.50 में बाई करेंगे। 189.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 199.50 का टारगेट रखेंगे, जो प्रोबेबली शायद आज ना अचीव हो। कल तक के सेशन का एक टाइम फ्रेम लेके चलिए कि आज से कल तक का समय लग सकता है। 199.50 का टारगेट रहेगा। दूसरा, गिरावट के माहौल में थोड़ा सा खुशी दे देता हूँ। सुबह 2 बाई कॉल दिए थे, एक थंगमलाई ज्वेलर्स 3565 से 3825 का हाई बना है, 260 रुपए की प्रॉफिट बनी है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओपनिंग ट्रेड में करूर वैश्य बैंक दिया था 327 रुपए 50 पैसे में, 340 का टारगेट था, 339 का हाई बना है, 11.5 रुपए वहां मिले हैं। इन दोनों में प्रॉफिट बुक करके एमआरपीएल में कैपिटल शिफ्ट करना चाहिए। मिड सेशन कोई और ट्रेड बनेगा तो जरूर हम रिकमेंड करेंगे। एब्सोल्युटली, सुबह दी गई कॉल्स अंशुल की हिट होती नजर आ रही है और वहां पर प्रॉफिट बुक करने की राय और एमआरपीएल पर फोकस करने की राय। 199.50 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 189.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 1% की तेजी है, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रुचित जैन। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में उथल पुथल है, लेकिन स्टॉक वाइज इस गिरावट में क्या अपॉर्चुनिटीज मौके बन रहे हैं, यही सवाल सभी व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जहन में होगा। बताएं आपके फोकस रेडार पर कौन से ट्रेड्स हैं? वेरी गुड आफ्टरनून नांसी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, 2 स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड में रडार पर है, और द मार्केट्स हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड काफी खराब, मोमेंटम मैं कहूंगा कि काफी खराब है। लेकिन 25,370 25,300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट्स के लिए, और हम उस जोन के काफी करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सपोर्ट एंड के पास फिलहाल आए हैं, तो ये लेवल्स हमारे हिसाब से नए शॉर्ट्स बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल नहीं लग रहे। 25,300 370 का सपोर्ट जोन अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हम नो और करेक्शन एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे कुछ नो कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स के लिए ही देख रहे हैं। 2 स्टॉक्स और ऐसे ही स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो फॉलिंग मार्केट में नहीं गिर रहे हैं, सो आई थिंक नो वहाँ पे नो ट्रेड सेटअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एक तो क्यूमिंस इंडिया रहेगा, मेरी पहली कॉल रहेगी, जहाँ पे बुलिश ट्रेंड्स है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर्स ये स्टॉक में कंटिन्यूड है। रिसेंटली प्रीवियस स्विंग हाइज ये स्टॉक ने सरपास किया है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्यूमिंस इंडिया में खरीदारी करे, करंट लेवल्स पे 4,800 के स्टॉप लॉस रखे, 5,100 के टारगेट्स के लिए।
और भारत फोर्ज दूसरी स्टॉक मेरी पसंदगी है कि जहाँ पे हम मानो जी जो अप ट्रेंड हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और आगे कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। हम देख सकते हैं कि मार्केट में फॉल है, फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। सो भारत फोर्ज करंट लेवल्स पे 1800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह है 1920 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये 2 शेयर हैं रुचि जी के रडार पर। भारत फोर्ज के लिए 1920 रुपए के टारगेट है और 1800 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और जैसा कि रुचि जी कह रहे थे कि यहाँ से शॉर्ट करने में कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप अगर पुट कॉल रेशियो देखेंगे ना, तो निफ्टी धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है। 0.57 ये है निफ्टी का पीसीआर। और हमने देखा है बार बार जब भी अगर हम पिछले 10 दिन का भी ट्रेंड निकाल के देखेंगे तो 25,400 के आसपास से बाजार एक रिबाउंड देने की कोशिश करता है। तो इस अगर रीसेंट ट्रेंड को देखेंगे तो शायद यहां बाजार थोड़ा संभल जाए। और हम देख भी रहे हैं कि अब यहां से ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है। गिरावट है करीब करीब 300 अंकों के आसपास की। 25,400 के आसपास निफ्टी घूम रहा है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो कम है। मतलब 1/4 निफ्टी के मुकाबले गिरावट निफ्टी बैंक में है। 135-40 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या आईटी शेयर और टूटेंगे, ये एक प्रश्न है। अगर आपका निवेश है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या निवेश बना के रखें या फिर जो कुछ पूंजी है वहां से निकालें और कहीं और डिप्लॉय करें? जो एआई का फियर है, क्या इसको लेकर हम कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं, कोई ज्यादा ही भय का माहौल है? जरा ये चीज समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सोविलो इन्वेस्टमेंट के संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, अगर हम मंथली गिरावट की बात करें निफ्टी आईटी में, तो 2008 के बाद हम सबसे बड़ी गिरावट देखने जा रहे हैं। ईयर टू डेट 20% निफ्टी आईटी इंडेक्स टूट गया है। और जिन्होंने भी बाय ऑन डिप की सलाह दी थी या फिर जो दे रहे हैं, उनके शायद गलत होने के चांसेस बाजार में थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर? क्या यहां से और आप पेन देख रहे हैं आईटी शेयरों में? क्योंकि एआई को लेकर जो चिंताएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो रोज रोज नए प्लगइन्स, नए टूल्स आ रहे हैं। एंथ्रोपिक ने तो बिल्कुल खलबली मचा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। अगर आप देखेंगे करीब 14-15 महीने पहले भी हमारे इंटरेक्शंस आप देखेंगे, करीब करीब 50-60 इंटरव्यू सारे चैनल्स पे हुए होंगे पिछले 1.5 साल में। और हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ बेच दिया आईटी 14-15 महीने पहले। और हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि ये जो आ रहा है एआई, इसके कारण 20% 25% एफर्ट कम हो जाएगा। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल पे स्प्रेड है, यानी कि हर साल हमारे 20% रेवेन्यू जो है वो रिन्यूअल के लिए आता है, उसमें 20% एफर्ट कम होता है। तो मोटा मोटा 4% अपना नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ हर साल होगा। अब अपना जो नया बिजनेस लाते हैं वो उसमें से 4% जो नेगेटिव वो माइनस करके जो बचता है वो अपना नेट ग्रोथ है। यानी कि अगर हम 10% नया बिजनेस लाते हैं तो 4 माइनस के 6% अपनी ग्रोथ है। तो हमारा व्यू ये था 14-15 महीने पहले कि भाई अगर हम 10% से भी ग्रो करते हैं, जो अपनी लार्ज कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट है बिकॉज साइज बड़ा हो गया, तो 5-6% का नेट ग्रोथ होता है। आप रुपी डिप्रिशिएशन और लगा लीजिए थोड़ा, तो 7-8% जितना आपका पैड ग्रोथ होता है। इसके लिए अगर मैं 30 का मल्टीपल देता हूँ, 28 का मल्टीपल देता हूँ लार्ज कैप को, तो वो बिल्कुल भी वारंटेड नहीं है। उसी तरह मिड कैप का 12-13% ग्रोथ, पैड ग्रोथ 16-17%, उसके लिए 40 का मल्टीपल था। कुछ ER&D कंपनियां 50-60-80 के मल्टीपल पे थी। तो मेरा व्यू ये था कि ये तो अनवारंटेड है और ये सस्टेन हो ही नहीं सकता और बहुत जोर से इसमें करेक्शन आना चाहिए। हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे कि हमारा कंफर्ट 40-45% नीचे है, उसके पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब हम जो देख रहे हैं वो अपने लगभग वहां 40% इंडेक्स लेवल पे करेक्शन हो गया है पिछले 1.5 साल में। अभी लार्ज कैप में 2-3 स्टॉक है जो काफी रिजनेबली प्राइस आ गए, 10 से 15 मल्टीपल की जो हमारी रेंज थी उसके पास आ गए हैं। तो मुझे वहां धीरे धीरे थोड़ा कंफर्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बॉटम हो रहा है, पर यहाँ से ज्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा। 4-5% से ज्यादा डिक्लाइन मुझे लार्ज कैप आईटी 3 नामों में तो नहीं लगता है। बाकी के जो 2 नाम है उनमें अभी भी शायद 10-12% का करेक्शन आ जाए। मिड कैप में लार्जली काफी सारी कंपनियां अच्छी करेक्ट हो गई है। जो ER&D रिलेटेड कंपनियां है वो अभी भी 30 से 40-50 मल्टीपल पे है। वहां मुझे लगता है अभी भी 25-30% करेक्शन है, क्योंकि जो हमने 1.5 साल पहले कॉल दिया था तब हमारा था कि इंडेक्स पे 40%, लार्ज कैप 35-40% और मिड या स्मॉल कैप 60 से 70% करेक्शन का। तो उसमें से लार्ज कैप करीब करीब 35-40% के आसपास करेक्ट हो गए, मिड कैप भी 35-40 हुए। मुझे लगता है जो ER&D कंपनीज है जो 80 के मल्टीपल पे थी, उनका रीजनेबल मल्टीपल 22-25 टाइम होना चाहिए।
अभी भी वो कम से कम 30% दूर है, 25-30%। तो मुझे लगता है कम से कम बिटवीन 25 से 30 या 35% तक का करेक्शन सम ऑफ द ER&D कंपनीज जो बहुत महंगी है उनमें अभी भी बाकी है। बट अदरवाइज मेरे को लगता है इंडेक्स लेवल पे काफी करेक्शन हो गया है, मुझे अब ज्यादा करेक्शन यहाँ से नहीं लगता है। तो संदीप जी अब क्या करें? आप कह रहे थे कि पहले आपने कहा था कि बेच के निकल जाना चाहिए और वैल्यूएशन हम थोड़े सॉफ्ट होते देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इन वैल्यूएशन मल्टीपल का मतलब भी तभी है जब कंपनीज के बिजनेस में कोई हम स्टेबिलिटी देखें, यहां से आगे ग्रोथ दिखाई दे। आप कह रहे हैं कि नेट 5-6% की ग्रोथ होगी आगे चलते हुए, जो कि पिछले साल में हमने FY25 में वही देखा है। और मैं कुछ इनसाइडर से बातचीत भी कर रहा था और ये पिक्चर निकल के आ रही संदीप जी कि देखिए एक्चुअल बिजनेस किस तरह से कम हो रहा है या फिर लोगों की जरूरत घट रही है, क्योंकि आईटी कंपनीज हायर तो कर नहीं रही हैं। अब ये टीसीएस का जो ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि लास्ट ईयर मतलब FY26 के जो शुरुआती 9 महीने हैं उसमें 25-26 हजार लोग निकाले हैं, लेकिन कंपनी के अंदर के जो लोग हैं कहते हैं कहीं ज्यादा ले ऑफ हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? अभी भी निवेशित रहे, मतलब क्या इतना कंफर्ट आ गया है कि अब यहां से ज्यादा नहीं गिरेगा? बस इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से करेक्शन है, क्योंकि देखिए मेरा कंसर्न ये था 15 महीने पहले कि ये करेक्शन में ये कंपनियां कैसे बिहेव करती है। तो जो सबसे अच्छी बात हुई है पिछले 1.5 साल में, किसी भी कंपनी ने कोई एग्रेसिव रिक्रूटमेंट नहीं किया। अपन को समझना पड़ेगा कि जब कोविड आया था 2021 तो इतनी तेज डिमांड आई थी कि एक एक इंसान के पास 5-5, 6-6 ऑफर लेटर थे। 4 लाख वाला आदमी 12 लाख 6 महीने में पहुंच गया, मल्टीपल ऑफर लेटर, जॉब चेंज कर करके। सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई तो वो इतना बड़ा कॉस्ट इनकी बुक्स में बैठा था, इतने एक्स्ट्रा लोग बेंच पे बैठे थे क्योंकि डिमांड इतनी थी कि आपको आदमी देने पड़े थे। अभी पिछले 1.5 साल में इन कंपनियों ने जो सबसे अच्छी चीज की, मेरा मानना यह है कि इन्होंने जो इनका नेचुरल एट्रिशन होता है 10-12% का, उसको रिप्लेस उस तेजी से नहीं किया। उसके कारण क्या इनकी जो राइट साइजिंग होनी थी वो हो गई है। मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल अभी भी रिक्रूटमेंट कोई बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, परंतु जो इनकी मार्जिन है वो यहाँ से इंप्रूव होगी, गिरेगी नहीं। तो आपकी मार्जिन अगर 1% भी इंप्रूव होती है, ये कंपनियां 20-22-23% मार्जिन पे, तो 1% मार्जिन इंप्रूव होता है तो 5% का EPS ग्रोथ आता है। और 5% आपको रेवेन्यू से अगर आ जाता है तो 10 के करीब आपका रेवेन्यू टोटल प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगा। और उसके बाद ये बाईबैक भी करते हैं तो उसके कारण EPS ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब ये एक तरह से क्वाजी कैश यूटिलिटी कंपनी के आसपास की वैल्यूएशन आ गई, 10-15% प्रीमियम है। मुझे नहीं लगता यहाँ से खोने को बहुत ज्यादा है। हालांकि हमने अभी तक लेना चालू नहीं किया, बट मुझे लगता है कि इस जो कंडीशन है इसमें अगले 1-आध महीने में हम भी बहुत पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली सेक्टर को देखेंगे एंड मे बी वी स्टार्ट बाइंग। अभी हमारे पास बहुत छोटी 1-2 पोजीशन है, बहुत ही मिनिस्क्यूल, कोई बहुत छोटी IT कंपनी है जो कोई फंड वंड ले भी नहीं सकते, छोटे मार्केट कैप है, वो हमने फॉर डिफरेंट रीजन ले रखे हैं AI के लिए। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में अगर और 2-4-5% का करेक्शन होता है तो डेफिनेटली मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाऊंगा और मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 40% इंडेक्स लेवल, 35% लार्ज कैप, और वो मोटा मोटी पूरा हो जाएगा। मिड कैप में मेरा सिर्फ ER&D वाले अभी तक टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, बाकी नॉन ER&D IT सर्विसेज कंपनी के भी मेरे टारगेट लगभग आ गए हैं। तो मुझे 5-7% करेक्शन और लगता है वहां पे, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो बस मुझे अब ER&D कंपनी के लिए जरूर मैं 6 महीना 1 साल वेट करूंगा जब उनका करेक्शन 25-30% और हो जाए यहाँ से, फिर हम देखेंगे। लेकिन आज के दिन में मैं लार्ज कैप IT से शुरुआत करूंगा अगले 1 महीने में, और उसके बाद मिड कैप IT सर्विसेज से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ER&D यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है संदीप जी, तो आपके शब्दों से हम सहमत हैं, आपके विचारों से। और जो आपने कहा कि अभी मैंने लेने की शुरुआत नहीं की है, जब आप लेना शुरू करेंगे सर तो एक बार बता दीजिएगा हमें कि आप कब शुरू कर रहे हैं। आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ना उन लोगों को राहत जरूर मिली होगी आपके एनालिसिस से जो अब बहुत पैनिक में थे, लगातार बेच रहे हैं, और अब शायद थोड़े से उनको सुकून मिलेगा आपने जो कुछ एनालिसिस शेयर की है। लेकिन जो नए लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब तक कि ये थम ना जाए माहौल, क्योंकि लगातार 5 सत्र की बिकवाली हो गई है, 5 सत्र में लगभग 9 से 10% के आसपास इंडेक्स टूट गया है, तो ये एक बार थमने देते हैं, उसके बाद आगे फिर से इसकी हम चर्चा करेंगे। अदरवाइज तो अभी फिलहाल कोई क्लू लग नहीं रहा है। संदीप सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से IT सेक्टर के डायनेमिक्स को लेकर चर्चा करने के लिए। चलिए काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ट्रेडिंग के लिए पिक समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, आप कहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में और तमाम मार्केट के एक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आईटी सेक्टर पर हमने अभी एक कन्वर्सेशन की। आईटी के ही कुछ शेयरों की बात करते हैं ज़रा कि क्या वहाँ गिरावट पूरी हो चुकी है या फिर अभी और गिरावट वहाँ पे बाकी है दिखनी। LTTS आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अपने 52 वीक लो पे पहुँच गया है ये शेयर। आप देखिए आज की जो गिरावट है वो अपने आप में ही 7-8% की गिरावट आपको दिखेगी स्क्रीन पर। देखिए L&T टेक आपको 8% की गिरावट के साथ दिखेगा और ठीक ठाक 4-4.5 लाख का वॉल्यूम है आज इस बड़े शेयर में। 3,000 रुपए का शेयर है करीब करीब। एक चेक किसके ऊपर लेते हैं रुचित जैन जी से। रुचित जी गुड आफ्टरनून। जरा L&T टेक को चेक कीजिए, क्या 52 हफ्तों की गिरावट, 52 हफ्तों के निचले स्तर पर तो आ गया है ऑलरेडी, क्या और गिरावट यहां से दिख रही है चार्ट्स पे? जी वेरी गुड आफ्टरनून। पर ओवरऑल ट्रेंड तो सभी के सभी आईटी स्टॉक्स का नेगेटिव ही है। और एक बात ये कि सिर्फ ये जो गिरावट है उसमें अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में फॉल है। और जनरली जब भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग कोई स्टॉक में होती है तो वो लंबे समय या मिड टू मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो आई थिंक ट्रेंड नेगेटिव है कि और गिरावट यहाँ से और थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है। जो मेजर सपोर्ट में थोड़े लंबे समय के अवधि के चार्ट पे देख रहा हूँ तो 2800 के आसपास आ रहे जो जुलाई 2022 के लोस थे। आई थिंक 2800 के आसपास मेजर सपोर्ट्स रहेंगे। तो जस्ट बिकॉज नो स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है तो कोई बॉटम फिशिंग फिलहाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कोई बॉटम फिशिंग इस वक्त नहीं करने की सलाह है फिलहाल तो L&T टेक के ऊपर। अच्छा, एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, शॉपर्स स्टॉप का। शॉपर्स स्टॉप ये तो आईटी शेयर नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये 52 वीक लो पे पहुंच गया। ये शेयर 5-5.5% की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए, हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है शॉपर्स स्टॉप पे। इस पर भी एक राय लेंगे। शॉपर्स स्टॉप लेके चलते हैं अंशुल जी के पास। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए, ये तो आईटी शेयर नहीं है फिर भी गिर रहा है, 52 वीक लो पे है, क्या कह रहे हैं चार्ट्स इसके? सर रिटेल स्पेस का स्टॉक है और एक्सट्रीमली वीक है। पिछले 76 हफ्तों में देखेंगे तो 66.82% करेक्ट हो चुका है। डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। जनवरी एंड में जो लो बना था 319 का, उसी को रिटेस्ट कर रहा है। बट किसी भी तरह की बाइंग की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मोस्ट लाइकली 302 रुपए टेस्ट करते हुए दिखेगा, जो वीकली पे स्विंग लो है फरवरी 2022 का। और अगर वो टूटता है तो थोड़ी सी डाउनसाइड और गहराएगी। किसी भी तरह की बाइंग की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई भी रैलीज मिलती हैं तो स्टॉक को बेचना ही चाहिए। तो चलिए ये राय। और इस बीच IDFC फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक फोकस रेडार पर कल था और कल इस पर एक बड़े फ्रॉड की खबर आती हुई दिखी थी और उसके बाद स्टॉक धराशाही होता दिखा था। हमने बड़ी गिरावट 3 साल में देखी थी 15% की। 590 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा होता दिखा था। उस पर लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स आते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। बैंक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखी है और ताजा खबर यह है कि सारे के सारे पैसे जो हैं ग्राहकों के, वो अब सुरक्षित हैं। और ये जो बड़े फ्रॉड की खबर आ रही थी 590 करोड़ की, उसमें से 556 करोड़ रुपए वापस भी आते हुए दिखे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। कल जब कॉन कॉल हुआ था तब भी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा था और साथ ही निवेशक और ग्राहकों को पूरी तरह से कहा था कि दिक्कत की यहाँ नहीं है और किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अलग तरीके का फ्रॉड, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फ्रॉड हुआ जरूर था लेकिन बैंक की बुनियाद मजबूत है। IDFC बैंक ये खबर आने के साथ साथ 1.5% की तेजी, अभी मूव पॉजिटिव दिख रहे थे, वहां से संभलने की लगातार कोशिश करता हुआ और हरे निशान में इस वक्त स्टॉक। कल जो स्टॉक 15% टूटा था, आज यहां पर हम मजबूती देख रहे हैं। वैसे ऑल इन ऑल रुचित अगर देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं इस वक्त जो कि काफी हद तक बाजार को संभाल रहे हैं। हरियाणा के लोगों के एक एक पैसे की सुरक्षित होने की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आता हुआ इस पर दिखा है। कल की सबसे बड़ी खबर थी रुचित IDFC फर्स्ट बैंक। और जब बैंक्स की बात चल रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी जब से इनके नंबर्स आए हैं काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। क्या आपको लगता है इन स्टॉक्स पर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी? IDFC फर्स्ट बैंक पर तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन सेंट्रल बैंक पर भी टेक दीजिएगा। भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहे हैं। हमने एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बनते हुए देखा है और सेकेंडली सेल ऑफ में वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रेंथ है। और तो आई थिंक IDFC बैंक में तो कोई बॉटम फिशिंग अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए।
अभी ये न्यूज़ फ्लोज का कैसे रिएक्शन आता है फाइनल, तो उसके लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। इवन सेंट्रल बैंक, अगर अब ये रिसेंट जो पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो हमने अपमूव देखा है प्राइवेट और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, उसमें रिलेटिव अंडर परफॉर्म ही रहा है, और वहां पे भी इतनी तेजी, जब सेक्टोरल तेजी है वो तभी नहीं देखी गई है। तो आई थिंक मैं दोनों ही स्टॉक्स को फिलहाल तो कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा और वेट एंड वॉच अप्रोच रखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी मामले में सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़े खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बयान आया है, आइए एक बार आपको वो भी सुनाएंगे। हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। यहाँ के सीएम नायब सिंह सैनी आपको हम सुन रहे थे, और आईडीएफसी फर्स्ट धोखाधड़ी मामले में उनका ये बयान है। 556 करोड़ की राशि फिर से वापस आ गई है, सारा पैसा अब सरकार के पास सुरक्षित है, और इतना ही नहीं 22 करोड़ का ब्याज भी खाते में वापस आता हुआ दिखा है। तो चलिए स्टॉक में इस खबर का एक रिएक्शन एज ब्रेकिंग। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में बहुत मामूली सी रिकवरी निचले स्तरों से, बट आईटी जी हाँ ये सबसे बड़ा ड्रैग बनता हुआ फिलहाल मार्केट्स के लिए। बट ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। आइए इसी कड़ी में स्वागत करते हैं राजेश पालविया जी का, और साथ ही साथ सुनील सुब्रमण्यम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून आप दोनों को ही। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मार्केट के मूड और माहौल को देखते हुए सबसे पहले क्यों ना आप अपनी स्टॉक कॉल्स दे दीजिए, कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? गुड आफ्टरनून। तो देखिए मार्केट में आज काफ़ी बड़ा सप्लाई प्रेशर देखने को मिला, और स्पेशली आईटी सेक्टर, जिसके चलते इंडेक्स भी आज एक लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और निफ्टी ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी आज ब्रेक किए। बट अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ सेक्टर और स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। तो हमें लगता है मेटल एज ए स्पेस एक अच्छा मोमेंटम आज कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, और स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1290 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड 1235 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एस्ट्रल का। एस्ट्रल में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला, और मंथली वीकली चार्ट पे इसमें ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एस्ट्रल पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप बना है, जिस तरीके से पॉजिटिव डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे देखने को मिले, ये स्टॉक भी हमें पसंद आ रहा है। लॉन्ग साइड पे 1690 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1634 के आसपास। ये दो काउंटर्स जो कि राजेश जी को फिलहाल पसंद आ रहे हैं। मेटल पैक में एकाएक पिछले 1 घंटे में हल्की तेज़ी ज़रूर आई है। ऐसे में एक मेटल पैक से रिलेटेड स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील ये फिलहाल पसंद कर रहे हैं। 1% की तेज़ी है, और साथ ही साथ 5 कंपनीज़ की हमने सुबह भी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात की थी, और एस्ट्रल तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और मूवर है ही, यहाँ पर भी एक खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से। पर आइए अब चलते हैं सुनील सर के पास। और सुनील सर, सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट तो देखिए आईटी ही है। सब जानना चाहते हैं क्या करे आईटी में, कहाँ ढूंढे मौके, और आप नज़र हटा ही नहीं सकते उससे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेशर बनाने का काम वही कर रहे हैं। क्या होनी चाहिए रणनीति, एक बार आपका टेक भी ले लेते हैं सर।
रिटेल निवेशकों को मैं अभी थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। कारण इसका है कि ये लेटेस्ट जो रिएक्शन हुआ है उसका एंथ्रोपिक ने एक नया चीज डाल दिया थी कि कोबॉल बेस्ड सिस्टम्स को हम आसानी से एआई में सपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर कंपनियों की जो मेन फ्रेम जो सिस्टम्स होती है उसको रीजिग करने में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्या वो बहुत बड़ा बिजनेस में झटका लगेगा? और आई थिंक रातों रात मैंने देखा कि आईबीएम का करीबन 13% गिरावट आया इस अनाउंसमेंट के बाद। तो ये एक फ्रेश थ्रेट जो आया है एंथ्रोपिक की तरफ से, उसका रिएक्शन है ये। सेकंड चीज है, ये खाली वो नहीं है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस ने अपने आईटी कंपनियों की टारगेट प्राइस को कम करा दिया। तो ये एक सडन न्यूज थी और 25 to 30% उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को कम किया, तो नेचुरली उसका एक स्पिलओवर इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है। उसके अलावा ये भी है, मैं देख रहा था कि डीआईएस ने भी अपना खरीदारी बहुत इस महीने कम कर दिया है। लास्ट महीने उन्होंने करीबन टोटल 70,000 करोड़ की खरीदारी करी थी, इस महीने मुश्किल से 10,000 करोड़ आ रहा है। तो वो भी क्या कैश में बैठ रहे हैं कि क्या रियल प्रॉब्लम है डीआईएस की, जो पता नहीं। मगर अगर खाली म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें कि आईटी का करेक्शन करीबन 2 लाख करोड़ का उनके क्या कहते हैं मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है ब्रोकर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर को। तो शायद वो भी थोड़ी सावधानी दिखा रहे हैं। और वॉल्यूम्स की बात अभी की थी किसने, मैंने सुना कि हाई वॉल्यूम्स के साथ ये सेलिंग हो रही है, तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है। तो इस टाइम में मैं रिटेल निवेशकों को थोड़ी सावधान रहने की सलाह दूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस है कि अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज एआई को मैनेज कर लेंगे, यूज करेंगे प्रॉपरली, अपना बिजनेस मॉडल को बदलाएंगे। बट ये नहीं कह सकते कि हर आईटी कंपनी इसको इस मुसीबत से आगे बढ़ेगी। तो थोड़े विनर्स और लूजर्स होंगे, बट आज के दिन में कहना मुश्किल है। हमने देखा कि ना क्वार्टरली अर्निंग्स में, ना इस 4 दिन के एआई के समिट में कुछ खास बात की हम एआई को बहुत जबरदस्त तरीके अपना रहे हैं, क्लियर कट प्लान ऐसे सामने नहीं आई है। तो शायद मार्केट का वो इनका इंतजार होगा। अब शायद आईटी कंपनीज, क्योंकि अभी देखिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी मेरे ख्याल में 18 से 19 के लेवल पे आई है। तो अभी भी उनके अर्निंग्स की फोरकास्ट देखिए तो 10-11% है। तो स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन an ईपीएस ग्रोथ और वैल्यूएशन का एक गैप है, जो हिस्टोरिकली एक करेंसी डिप्रिसिएशन और एक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी फैक्टर जस्टिफाई कर रहा था। पर आज के दिन में वो सेफ्टी फैक्टर सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस को रिवाइज किया डाउनवर्ड्स। तो इस हिसाब से अब अगला ट्रिगर इसमें होगा कि जब कोई इंडियन आईटी कंपनी बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट करती है अबाउट एआई, कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कर रही है बिजनेस मॉडल, ये इस चीज को प्रॉपरली अभी तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने एड्रेस नहीं किया है। अदर दे कह रहे हैं कि नहीं ये होगा, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे, या फिर वो अपना बेसिक बिजनेस मॉडल को अभी भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एआई के कारण बिजनेस मॉडल जो आज पर पर्सन पर आवर की जो बिलिंग मॉडल होती है, उससे एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग पे जरूर शिफ्ट होगी। और जितनी कंपनियां उसको जल्दी से समझकर अपना मॉडल को बदलने में कायम होती है, उन्हीं का एक विनर्स सामने आएंगे। आज के दिन में वो क्लैरिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस है मुझे कि आईटी में रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, शायद ओवर रिएक्शन भी हुआ है, मगर और भी ओवर रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ी वेट कीजिए, एक दिन आएगा जब आप आईटी को वापस खरीद सकें, बिकॉज मजबूत सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इस मुसीबत से आगे बढ़ेंगे जरूर। बट आज के दिन में ये कहना मुश्किल है कि और गिरावट हो सकती है कि नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सावधान रह के ट्रैक कीजिए न्यूज खबर को, इसको, और उस हिसाब से शायद कुछ दिनों में आपको खरीदारी का मौका आएगा, बट नॉट टुडे। ठीक है, भविष्य में देखते हैं कि आगे क्या होता है। और सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड आफ्टरनून। और जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं ओवर रिएक्शन है, तो भी अब तो खुद ही सवाल खड़े होने शुरू होते हैं मन में कि क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है जब हम कहते हैं कि ओवर रिएक्शन है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि इस तरह का शार्प हम सेल ऑफ देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो 5% की गिरावट, 5% से ज्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में 2 बार और हो चुकी है। तो ये कब थमेगा? और आप जो कह रहे हैं ना कि ईपीएस ग्रोथ में और वैल्यूएशंस में अभी भी गैप्स हैं, ये गैप्स अभी लग रहा है कि ये मतलब कोई ऐसे संकेत तो नहीं निकल के आ रहे हैं कि कब ब्रिज होंगे और कब यहां से आईटी स्टॉक्स स्टेबल होकर ऊपर की चाल दिखाएंगे। तो डाउनवर्ड रीरेटिंग हो रही है
देखते हैं कि ये रीरेटिंग कब जाके कंप्लीट होती है सर। लेकिन एक और शेयर जिस पर राजेश जी आपसे व्यू जाना चाहेंगे वो है L&T का। अब L&T कोई डायरेक्टली IT वाला शेयर तो नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि आज इसने 4,440 रुपए का हाई बनाया, रिकॉर्ड हाई, और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। एक रीजन जरूर है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में लगभग ये 74% का स्टेक होल्ड करते हैं, और जो 2 महीने पहले इनके निवेश की जो वैल्यू थी वो 35,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, वो घट के आ गई 25,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इस चीज को लेकर निवेशक थोड़े चिंतित हैं कि एक आपका निवेश वहां पर है, और हम देख रहे हैं कि आज 4% की गिरावट एक झटके में L&T के शेयर में आ गई है। क्या आपको लगता है कि गिरावट और आएगी, या फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देख रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का एक सीवियर डैमेज IT स्टॉक्स में देखने को मिला और निफ्टी IT इंडेक्स ऑलमोस्ट 21% करेक्ट हुआ है इस करंट मंथ में, जो कि मुझे ध्यान पड़ता है कि काफ़ी बड़ा करेक्शन है। पिछले कुछ सालों में तो हमने इतना बड़ा करेक्शन सिंगल मंथ में नहीं देखा है IT इंडेक्स इटसेल्फ में। L&T, यस, आपने वन ऑफ द रीज़न तो आपने बताया जिसके चलते हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा होगा L&T में भी, लेकिन L&T में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे आते हुए दिखी, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी पहुंचते हुए दिखा था। जरूर ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन हमें लगता है कि ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने के लिए। इसके मेजर सपोर्ट जो डाउन साइड में है वो करीब है 4150 4160 की जोन में, जो कि इसका ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है। तो हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और भी आता है तो वो अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, और हमें लगता है सेक्टर भी एक अच्छा ही पोजिशनिंग दिखा रहा है। सारे स्टॉक्स इस सेक्टर में देखें तो एक अच्छे अप ट्रेंड में बने हुए हैं। तो डिप्स में बाय करें, 4150 4160 के आसपास आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4100 का। स्टॉक जैसे ही हायर साइड पे वापस 4350 क्रॉस करेगा तो वापस ही अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। ठीक है, L&T को लेकर ये व्यू फिर से हम देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। लेकिन जिस शेयर ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है, एक और शेयर, और वो है वायदा के टॉप गेनर्स में से एक टोरेंट फार्मा। लगातार मजबूती हमने देखी है, और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर रहा है। मतलब तेजी का चौका लगा दिया है शेयर ने आज, और स्ट्रेंथ ठीक ठाक है वीक मार्केट में भी। अंशुल जी, आपका व्यू टोरेंट फार्मा को लेकर, क्या नई बाइंग यहां से इनिशिएट करने की सलाह देंगे आप? सर, कल भी यही सवाल आया था, क्या नई बाइंग करनी चाहिए? तब भी अपना यही व्यू था कि नई बाइंग के लिए मूविंग एवरेजेस से स्ट्रेस्ड है, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए 4280 के स्टॉप लॉस के साथ। अब आज वापस से 2% की मूव आई है, 88 रुपए चला है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना चाहिए आज के लो के आसपास 4300 और होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ATR एक्सटेंशन है। इतनी दूरी पे पुल बैक आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, लेकिन इस समय मोमेंटम भी हाई रहता है। तो टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4307 करके होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब टाइटनेस बनेगा, मूविंग एवरेज कैचअप हो गए, तब फ्रेश बाई करेंगे। टोरेंट फार्मा के ऊपर सुनील सर, गुड आफ्टरनून, विकास बात कर रहा हूँ। एक राय आपसे IDFC फर्स्ट के ऊपर चाहिए। कल बड़ी गिरावट देखने को मिली, आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है वो धीरे धीरे रिकवरी के ट्रेंड में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको पैसे वापस मिल गए। हालांकि ये क्लियर अभी नहीं है कि बैंक ने ये रिकवरी करके पैसे रिफंड किए हैं गवर्नमेंट को, या फिर अपने अकाउंट से किए हैं, ये तो अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए, स्टॉक में रिकवरी ठीक ठाक दिख रही है, 1% के आसपास की। फंडामेंटल व्यू क्या है सर इस शेयर के ऊपर? अगर ये एक फ्रॉड जो है वो, ये चीजें अगर ठीक हो जाती हैं तो क्या फंडामेंटल व्यू आपका बनता है, या फिर इस गिरावट में कोई एक्यूमुलेशन की भी सलाह आप दे रहे हैं क्या लोगों को? नहीं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये राय लेते हैं हम अंशुल जी के ऊपर कि अंशुल जी, क्लैरिटी अब तो थोड़ी आई है, पैसे रिफंड तो हो गए। हालांकि ये नहीं पता है कि पर्टिकुलरली ये जो अकाउंट से आए हैं पैसे, वो किस अकाउंट से आए हैं, बैंक ने अपने पास से दिए हैं या रिकवरी करके दिए हैं। तो क्या व्यू अब आपका बनता है अंशुल जी? सर देखिए, अगर रिकवरी करके दिए होते तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है,
तो थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट कर लेते हैं प्रेडिक्ट करने की जगह। प्राइस एक्शन वाइज मार्केट इस न्यूज का कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया है स्टॉक पे, और जब तक 75.54 नहीं क्रॉस होता है स्टॉक में ये वीकनेस बनी रहेगी, क्योंकि एकदम से जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 10-11% की, इसने लॉन्ग्स को ट्रैप किया है, और ये लॉन्ग जब तक अनवाइंड पूरी तरीके से नहीं होते हैं, कुछ लिवरेज लॉन्ग होंगे, कुछ बाकी पोजीशंस होंगी, तो जब तक ये पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं होता है तब तक स्टॉक में बाउंस बैक आते हुए नहीं दिख रहा है। और किसी भी मीनिंगफुल लॉन्ग पोजीशन के लिए 75.54 इसके ऊपर निकलना स्टॉक को बहुत जरूरी है, तभी आपको लॉन्ग ट्राई करना चाहिए, नहीं तो ये ओवरहेड जो सप्लाई बिल्ड हुई है ये अपसाइड को हमेशा लिमिटेड रखेगी। तो 75.54 इस लेवल के ऊपर क्लोज करने का वेट कीजिए, उसके बाद ही किसी तरह का लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये एक राय हो गई। एक राय इटर्नल पर चाहिए राजेश पालिया जी आपसे। इटर्नल में गिरावट आज काफ़ी तेज दिख रही है। इटर्नल और स्विगी दोनों के ऊपर ही गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छी खासी गिरावट, 5% के आसपास इटर्नल में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है, और बड़े वॉल्यूम के साथ। आप देखिए 6.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट आपको कहाँ तक जाती हुई दिख रही है राजेश जी? क्या करना चाहिए अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो? देखिए, स्टॉक में काफ़ी बड़ा डैमेज हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में। और स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे दिखा रहा है, और अब एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये करीब 250-248 के रेंज में। ये लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेगा इटर्नल के लिए इस करेक्शन में। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये गिरावट और भी गहराते हुए दिखेगी, एंड देन फिर हमें लगता है स्टॉक में 230-35 की जगह भी लोअर साइड में ओपन होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में थोड़ा अभी वेट एंड वॉच ही करेंगे। 250 के लेवल को देखते हैं किस तरीके से ये लेवल प्ले आउट होता है। अगर यहाँ पे रुकता है तो थोड़ा पुल बैक बन सकता है, बट अगेन इन पुल बैक 270-75 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहेंगे। तो हमें लगता है अगर थोड़ा स्टॉक में कंसोलिडेशन तो रहेगा अभी कुछ समय के लिए, तो ट्रेडिंग के लिए तो अवॉइड करना चाहिए अभी इसको इस लेवल पे। ट्रेडिंग के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। चलिए जरा एक फंडामेंटल रीजंस भी जान लेते हैं कि क्यों आखिर ये गिरावट जो है वो इटर्नल के स्टॉक में आ रही है। अभिषेक ने पूरी रिसर्च की इसके ऊपर। अभिषेक जरा शेयर कीजिए कि क्या वजह आपके फंडामेंटल रिसर्च में निकल कर आई कि आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है लगातार इटर्नल में। विकास, देखिए आप गौर करेंगे कि जब से इनके फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया और नॉन एग्जीक्यूटिव भूमिका में चले गए वो, तो शेयर में कहने की कॉन्फिडेंस की कमी है। कंज्यूमर टेक वाली कंपनी है ये, और जिस तरह से आईटी शेयरों में दुनिया भर में गिरावट का माहौल है, तो उसकी वैल्यू चेन में जो भी शेयर्स है ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक रब ऑफ इफेक्ट, एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम आते हुए देख रहे हैं। एक जो बड़ा रीजन है वो ये है कि आप देखेंगे कि इसका जो पी रेशियो है अभी भी 1000 के ऊपर है। अभी आज के गिरावट के बाद भी 1000 के ऊपर का पी है। आप उसी समझ लीजिए कितना महंगा ये शेयर है। तो बाजार में जब भी नेगेटिविटी जब बिल्ड होती है तो जो हाई पी वाले जो स्टॉक्स होते हैं वहां पर हम करेक्शन देखते हैं, और एग्जैक्टली आज हम वैसे ही होते हुए देख रहे हैं। होता यह है कि जो इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं उसमें बाजार में जब बड़ी गिरावट होती है तो वो पैसिव फंड्स या फिर जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं वो बिकवाली करते हैं, और उसके चलते हम ये गिरावट आते हुए देखते हैं। आज आप जरा ना इस पर वॉल्यूम पर गौर कीजिए। 6.25 करोड़ शेयरों के सौदे हुए हैं। क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बड़े निवेशक हैं आज इटर्नल में बिकवाली कर रहे हैं। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये है कि दीपेंद्र गोयल मतलब एग्जीक्यूटिव भूमिका से हटके अब बन गए हैं, वो वाइस चेयरमैन बोर्ड के डायरेक्टर अब हैं, और सीधे तौर पर जो उनका दखल होना चाहिए शायद वो नहीं है, और बाजार इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। बाजार की चिंता यह भी है कि क्या आगे चल के दीपेंद्र गोयल अपने स्टेक को बेचेंगे। फिलहाल 3.8% वो डायरेक्ट स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं, जिसकी की वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और बाजार को कहने की आशंका है। हालांकि कंपनी की तरफ से बार बार क्लैरिटी आती रहती है, कंपनी कहती रहती है कि इस तरह की कोई योजनाएं नहीं है, लेकिन बाजार अपने समीकरणों पर चलता है, अपनी चीजें भाप की चलता है। मतलब ये भी एक चिंता है कि क्या दीपेंद्र गोयल अपना जो समय है वो अपने पर्सनल इनिशिएटिव्स के लिए देंगे, कंपनी के लिए थोड़ा कम डिवोट करेंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एफआईज की जो होल्डिंग है उसमें भी लगातार गिरावट हम विकास देख रहे हैं। जून 2024 में जो एफआईज की जो होल्डिंग थी कंपनी में 54% थी, वो गिरते गिरते 36% पर आ गई है। और कुछ और चुनौतियां हैं कंपनी के लिए। एक तो स्थिर नेतृत्व की चिंता है दीपेंद्र गोयल के चलते। एफआईज लगातार 7 तिमाही से अपनी स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। अब फूड डिलीवरी हो गया,
या फिर क्विक कॉमर्स हो गया, वैसे ही लो मार्जिन बिजनेस है, कंपटीशन काफी ज्यादा अब हम देख रहे हैं कि गहरा रहा है। और जो नए लेबर कोड में जो गिग वर्कर्स के तमाम हितों की बातें की गई थी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो नेगेटिव है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मान लीजिए यहां से और अगर बढ़ती है तो कंपनी को मार्जिन को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इटर्नल के अगर हम शेयर की बात करें तो 2 हफ्ते में 16% से ज्यादा की गिरावट शेयर में आ चुकी है। महीने भर में मतलब नेट ये कह सकते हैं कि सपाट है। 6 महीने में 20% गिरावट, एक साल में 14% ऊपर आपको शेयर नजर आएगा। लेकिन हमने देखा था कि ये 370 रुपए तक शेयर चला गया था और वहां से अगर आप देखेंगे जो 52 वीक हाई था वहां से लगभग 30% नीचे आके शेयर अब कारोबार कर रहा है। 250 रुपए के आसपास स्ट्रगल हो रहा है। तो हाई वैल्यूएशन, लीडरशिप को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति और बाजार का कमजोर सेंटिमेंट, ये सारी चीजें मिलकर आज शेयर में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दबाव बनाने काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये तमाम वजह हैं जोमेटो यानी इटर्नल के शेयर में गिरावट की। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और तमाम एक्शन वाले शेयरों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट्स में गिरावट तो हावी है ही, बट आज के सत्र में कई सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। आप देखिए एंड्योरेंस टेक लगभग 5% की तेज़ी फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ एक और काउंटर्स, जमुना ऑटो हाल फिलहाल नतीजों के बाद इसमें एक अच्छा एक्शन दिखा, ये काउंटर मजबूत है। और साथ ही OEM साइड से एस्कॉर्ट्स हमने कल भी हाईलाइट किया था और आज भी लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। एक बार राजेश जी आपसे ही राय लेंगे, एंड्योरेंस टेक पे खास तौर से अपना व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए कंपनी कई सारे ऑटो पार्ट्स बनाती है, खास तौर से 2 व्हीलर्स में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा कर रही है कामकाज। क्या व्यू रख रहे हैं टेक्निकली यहाँ पर आप? स्टेक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा, और स्टॉक में जो एक करेक्शन था कहीं ना कहीं लोअर साइड पे 2300 के आसपास स्टॉक ने बॉटम आउट होके वहां से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड पिछले 3-4 हफ्तों में बनते हुए दिखा है। स्टॉक में अगर डेली चार्ट पे भी देखें तो इसमें एक अपस्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है आज का मूव काफी सिग्निफिकेंट है स्टॉक को फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड करने के लिए। अगर ये स्टॉक 2700 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है 2700 के ऊपर, तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक का नेक्स्ट जो मूव बन सकता है वो करीब 2800 से लेके 2850 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। ऑन द डाउन साइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉप लॉस सजेस्ट करें तो करीब 2600 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन पोजिशनली हमें लगता है ये 18। राजेश जी एक बार टारगेट प्राइस फिर से रिपीट कर पाएंगे? 2600 के आसपास के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होंगे, और टारगेट हमें लगता है पोजिशनली 2850 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 2850 ये एक पोजिशनल टारगेट ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ 2600 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड्योरेंस टेक मजबूती के साथ ऊपर आता हुआ इस काउंटर पर फोकस ज़रूर रखेंगे, पर देखिए कुछ एक रिकवरी की न्यूज़ IDFC फर्स्ट बैंक में आपको ज़रूर दिखी है, बट इसी के पीछे पीछे एक और काउंटर जिसको हरियाणा सरकार की तरफ से फटकार भी लगी थी, साथ ही साथ उनको डी बार भी कर दिया गया था, वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टॉक इंटरेस्टिंगली डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है, लगभग 3% की तेज़ी है यहाँ पर। और अंशुल जी आई थिंक आपने ऑलरेडी अपना एक बार टेक दिया था EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, अब मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है, 1000 के पार फिर से निकला है, क्या उसको रिविजिट करेंगे? क्या व्यू रख रहे हैं फिलहाल अभी? देखिए सुबह भी ये क्वेश्चन था कि 3 में से कोई एक बैंक अगर लेना है इन तीनों में से, तो आई वुड प्रेफर AU बैंक। और आप देखिए आज डे हाई पे आके खड़ा हुआ है, गैप फिल हो चुका है, यहाँ से 1010 1008 1010 की रेंज तक और स्ट्रेच हो सकता है, बट उसके ऊपर ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी। तो अगर सुबह के सेशन में किसी ने सुन के लॉन्ग लिया है समय अराउंड 970 975 के ऑड लेवल्स के आसपास, तो आपको 1008 1010 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग प्लान करना चाहिए। वहां से ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, नया ट्रेड बनेगा तो हम जरूर देंगे, बट फिलहाल के लिए अगर नीचे से लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर लेना चाहिए।
ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये भी, और ये सवाल मैंने ही पूछा था अंशुल जी आपसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूपीएल में से क्या लेना है। तो आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम लिया था, 1000 रुपए के ऊपर शेयर निकल गया है। और आप यूपीएल को देखेंगे ना, तो यूपीएल इस वक्त दिन के निचले स्तर पर नजर आएगी, क्योंकि इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन बिजनेस जो ग्लोबल और लोकल यानी कि इंडियन बिजनेस को मर्ज करके फिर एक अलग एंटिटी के तौर पर लिस्ट कराने का प्लान है, और बाजार उसको लेकर कोई एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि लेवरेज की जो सिचुएशन है उसको कंपनी ने एड्रेस अभी तक किया नहीं है, यानी कि कर्ज की जो स्थिति है जो कि 23,000 करोड़ रुपए के आसपास कहा है यूपीएल की बैलेंस शीट में, करीब 2-2.5% नीचे आपको यूपीएल का शेयर दिखाई देगा। यूपीएल पर एक व्यू भी ले लेते हैं। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी यूपीएल को लेकर, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही ये शेयर ये। तो देखिए, इसमें भी काफी बड़ा डैमेज आते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके का फॉल देखने को मिला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, स्टॉक ने मंथली चार्ट पे भी अपने जो एक अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था उसको भी यहाँ पे डैमेज करते हुए दिख रहा है। मंथली स्ट्रक्चर भी अब डैमेज हुआ है। तो हमें लगता है अब ये स्टॉक 700 के नीचे अगर सस्टेन रहता है तो फर्दर और भी लिक्विडेशन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक सप्लाई देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक वापस 700 के ऊपर नहीं चढ़ता है, अभी अवॉइड ही करना चाहिए। हो सकता है स्टॉक में ये करेक्शन टुवर्ड्स 600 इवन 590 की तरफ भी एक्सटेंड होता हुआ दिखे। ठीक है, यूपीएल में गिरावट यहां से और बढ़ सकती है, ये अनुमान है राजेश जी का। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार में उनको कहां पर ट्रेडिंग के अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निफ्टी बैंक भी मतलब कमजोर है, उतना कमजोर नहीं है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि अगर मान लीजिए यहां से बाजार रिवर्स करता है, जिसकी संभावना है, तो मतलब जो रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए, तो उसमें निफ्टी बैंक पहले रिवर्स करेगा, और कुछ कुछ स्टॉक्स अब बढ़िया रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि डे हाई पर सीएसबी बैंक का शेयर है, इस पर आगे हम व्यू लेंगे। लेकिन अमोल जी, पहले आप अपने ट्रेड बता दीजिए, कहां पर आपको अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। काफी प्रेशर था आज बाजार में, बट एट द सेम टाइम एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास भी निफ्टी ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। और आज का सपोर्ट जो लिया है वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास लिया है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन अगर आता है तो प्रॉमिसिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा। उसमें से पहला मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स का लग रहा है, जिसमें आज बिल्कुल करेक्शन दिखा नहीं है, 1555 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1625 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1520 का। अभी भी पोजिशनल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, आज भी गिरा नहीं है। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो अडानी पोर्ट्स पे जरूर ध्यान रहेगा। दूसरा कोल इंडिया की तरफ ध्यान जा रहा है, जो 430 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 450 के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 422 का। आज भी करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं, आज अभी भी डे हाई के आसपास चल रहा है। सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर वोलेटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए अमोल जी की तरफ से। कोल इंडिया पर भरोसा है, 450 रुपए के टारगेट, 420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अंशुल जी, एक सवाल और हमने ये नोटिस किया है कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस वाले फॉर्मेट में ना बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 3 शेयर जो मेरे रडार पर आए हैं, एक तो सीएसबी बैंक, हमने पहले ही बता दिया है कि सीएसबी बैंक हम देख रहे हैं कि डे हाई पर कारोबार कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रांग काउंटर है एस्ट्रल, और एस्ट्रल शायद और आगे चले, और वेदांता। जरा बताइए कि इन तीनों में से आपको क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेदांता में केवल एक पुल बैक है, अभी 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होना है, तो रेंज के अंदर है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे वाला सिस्टम है, तो मैं अभी वेदांता से दूर रहूंगा। अगेन मैं रिप्लेसमेंट में आपको टाटा स्टील रिकमेंड कर दूंगा, जहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सीएसपी बैंक में 29 दिन में 35% का करेक्शन आया है। 10 डे मूविंग एवरेज 394 और 20 डे मूविंग एवरेज 410, यहां तक पुल बैक आ सकता है। बट इन दोनों के बीच में जो आपने पूछा एस्ट्रल, ये 2 बार से मैं रिकमेंड भी कर चुका हूं, और एस्ट्रल में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 164 दिन का बॉक्स का ब्रेकआउट आया है 1586 पे। टारगेट 1800 रुपए का है, जिसमें 2 छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हम प्ले कर चुके हैं। और प्रोबेबली अगर आपने नहीं पूछा होता तो मैं स्टॉक को बचा के रखा था कि लास्ट में बीटीएसटी दूंगा इसको,
बट नॉनदलेस अब मैं चेंज करके कोई और नया BTST ले आऊंगा और इसी बीच MRPL जो क्लोजिंग ट्रेड में दिया था ऑलमोस्ट टारगेट हो गया है, टारगेट हो ही गया है 197.50 टारगेट डन है, यहाँ भी ₹5 बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए MRPL पे ये अपडेट आपको मिलती हुई। चलिए GE शिपिंग का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अचानक से आखिरी 1 घंटे में ना तेजी बढ़ी है। जरा इस चार्ट को एक बार चेक कराते हैं अमोल जी से। अमोल जी जरा एक बार चेक कीजिए GE शिपिंग के चार्ट को। आखिरी 1 घंटे में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, क्या नजरिया बनता है आपका इस पर? पॉजिटिव सेटअप है और पोजिशनली भी अगर मैं देखता हूँ तो पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ही ज्यादा लग रहे हैं। एक शानदार रैली के बाद स्टॉक ने एक करेक्शन और उसके बाद आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू होते हुए हमने देखा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर्स के लिए 1280 एक इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अगर उसके ऊपर ये सेटअप बना रहेगा ऑन द हायर साइड, पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा 1370 के आसपास। उसी के आसपास लास्ट टाइम एक करेक्शन ट्रिगर हो गया था, बट वो अगर क्लियर हो जाता है तो डायरेक्शनल मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ सकते हैं। पोजिशनली आई थिंक ये 1400 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। पोजिशनली 1400 तक की तरफ बढ़ता हुआ ये दिख सकता है शेयर। चलिए एक ज़रा सेक्टर के पे फोकस करते हैं, वो है होटल सेक्टर का। होटल सेक्टर पर ना आज एक रिपोर्ट आई थी नोवामा की, जिसमें उन्होंने टॉप पिक के तौर पे लेमन ट्री को चुना था। लेकिन लेमन ट्री को अगर आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको वहाँ गिरावट देखने को मिलेगी करीब 3% की। और इनफैक्ट अब तो ये 52 वीक लो टच कर चुका है। 112-13 रुपए के आसपास का 52 वीक लो है और वहाँ ये पहुँच गया है। 112.90 का 52 वीक लो बना दिया है। पिछले 3 महीने में, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2 महीने में YTD रिटर्न देखिए अगर आप इस साल में अब तक, तो आपको 27-28% की गिरावट देखने को मिलेगी। जरा एक बार राजेश पालविया जी से चेक कराते हैं चार्ट्स कि क्या लेमन ट्री में ये गिरावट और नीचे की तरफ जा रही है अब, क्योंकि रिपोर्ट आई है लोगों और टॉपिक के तौर पे नोवामा ने सजेस्ट किया है, तो क्या कुछ मौके यहाँ पे बन सकते हैं गिरावट में? तो देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है स्टॉक का, और स्टॉक में जो गिरावट बनी है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने अक्टूबर 2024 के स्विंग लो की तरफ अब ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 108 के लेवल को अगर तोड़ देता है इस गिरावट में, तो फिर हो सकता है ये स्टॉक में ये नेक्स्ट लेवल जो बन सकता है वो करीब 97-95 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो अभी हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक करेक्शन का दौर अभी भी चल रहा है और स्टॉक एक क्रूशियल सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ये रिएक्ट करता है इस सपोर्ट के आसपास, वो देखना जरूरी होगा। जी ठीक है, तो ये रहा लेमन ट्री के ऊपर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मामूली सी रिकवरी आप फिलहाल देखेंगे निफ्टी बैंक में, और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी देखते हैं कि कितनी आगे तेज़ी बढ़ती है या फिर ये क्लोजिंग को लेकर थोड़ा सा एक्शन है। बट इस बीच एक स्टॉक जिसकी अभी कुछ समय पहले खबर भी आई थी, वो था बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ यानी बालाकृष्ण टायर्स, जहाँ पर उनका कहना है कि अब इंडियन मार्केट में 2 व्हीलर्स और साथ ही MHCV सेगमेंट के लिए उन्होंने टायर्स लॉन्च किए हैं। देखिए मेजॉरिटी रेवेन्यूज तो एक्सपोर्ट मार्केट से ही कमाती है, बट अब इंडियन मार्केट्स में कंज्यूमर साइड आने के बाद बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने 2 व्हीलर्स और MHCV के टायर्स कहीं ना कहीं लॉन्च किए हैं। एक पॉजिटिव खबर बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज और टायर्स के लिए। हाल फिलहाल काफ़ी पिटाई भी हुई थी इस पर्टिकुलर काउंटर की, पर अमोल एक राय आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए खबर के बाद एकाएक लगभग 1.5 से 2% की तेज़ी आई है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं इसमें, बट आपकी क्या राय है? सेटअप में अगर देखता हूँ पोजिशनली तो पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि आपने कहा कि काफी वोलाटाइल भी है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, क्योंकि वोलाटाइल काफी है और थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो 2450 जहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन का सपोर्ट है, वो अगर मेंटेन होता है तो पोजिशनल सेटअप पॉजिटिव साइड पे ही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। एक अच्छा खासा करेक्शन पूरा किया है, उसके बाद आज का एक मोमेंटम भी इंडिकेट कर रहा है कि यही मोमेंटम जो पॉजिटिव साइड पे चला है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा 2620 और 2650। हाउएवर
2450 के नीचे के अगर क्लोजिंग आना चालू हो जाते हैं तो स्टॉक में शायद सेंटीमेंट बदलने के चांसेस काफी ब्राइट है। राइट, तो चलिए बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर फोकस में ज़रूर रखेंगे। देखिए, हाल फिलहाल जितने भी डोमेस्टिक टायर कंपनीज थे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ये थोड़ा सा लैगार्ड ज़रूर रहा था, बट अब एक पॉजिटिव खबर और उसका एक रिएक्शन आप ज़रूर देख रहे हैं। बट एक और काउंटर जो कि आज अपने 52 वीक हाई पे है, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स को भी पसंद आ रहा था, और वो था NTPC। अब NTPC जो सरकार ने कहीं ना कहीं अपने प्लान्स जो हैं वो सामने रखे हैं कि किस तरीके से वो एसेट मोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं कुछ एक कंपनीज का देखेंगे। NTPC के पास ये जो खबर आ रही थी वो ये थी कि कुछ लैंड्स इनके पास ज़रूर हैं जिसको लीज कर सकते हैं आने वाले 4 से 5 साल। और आप देखिए डे हाई पे फिलहाल ये काउंटर आता हुआ। अंशुल, एक बार आपका व्यू NTPC। आई थिंक सुबह भी आपको कुछ एक PSU काउंटर्स पसंद आ रहे थे, बट अभी क्लोजिंग के आसपास इस तरीके का जो मूव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या यहाँ पर इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए? देखिए, NTPC में 45 हफ्ते का एक रेंज का ब्रेकआउट आया था 361.90 पे। 2 हफ्ते की टाइटनेस के बाद लास्ट वीक फॉलो थ्रू मूव था और करंट वीक में भी फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। पूरे ब्रेकआउट का टारगेट पहला आता है 399 और दूसरा आता है 419 रुपए। तो पहले टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। BTST से ज्यादा 1 से 2 दिन अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से चाहें तो इसको ले सकते हैं। शायद BTST में 399 आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट अगर 1 से 2 दिन समय देंगे तो 399 आना इसके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो लॉन्ग ले जा सकते हैं 399 का टारगेट, और अगर लॉन्ग लेके जा रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, वो रहेगा 377 रुपीज का। ठीक है, 399 रुपए का टारगेट 377, यानी कि यहाँ से 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस होगा। IDFC फर्स्ट बैंक के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, और ये कहा गया है कि मामले की जांच अभी चल रही है। विभाग के खाते में 583 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, यानी कि जो धोखाधड़ी की जो रकम थी वो बैंक ने जमा करा दिया है, जो कि इनके साल भर के अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो उसका लगभग ये 20% के आसपास बैठता है। एक ब्रांच से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को कल हमने टूटते हुए देखा था और गिर के ये 70 रुपए के नीचे चला गया था। आज अब ये थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, स्टॉक भी संभलने की कोशिश कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का। और एक रिलीफ ये भी आई थी कि RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि सिस्टमिक इशू नहीं है इस मामले में जो फ्रॉड निकल के आया था, और कहा यह भी जा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से कि मामले की जांच में बैंक पूरी तरह से सहयोग करेगा। देखते हैं कितनी रिकवरी हो पाती है। वैसे कल ज्यादा नुकसान झेला और आज हमने देखा कि कमजोर मार्केट में भी शेयर संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिटाई कल बहुत ज्यादा हो गई थी और ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या ये ओवर रिएक्शन है कल की गिरावट। लेकिन चलिए, अब लगभग 10 मिनट के आसपास का सत्र शेष है आज के कारोबार में, और ये जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि वो BTST या फिर STBT ट्रेड कहां पर इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। आपकी ओर से BTST या फिर STBT के ट्रेड, क्या दोनों साइड के एक ट्रेड लेना चाहिए सर? नहीं, देखिए, शो की शुरुआत में भी मैंने दोनों बाय कॉल ही दिए थे, एस्ट्रल और JSW स्टील। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मोमेंटम अच्छा ही है मार्केट में। इंडेक्स में जरूर करेक्शन आया है, वो की IT के चलते। हमें लगता है बैंकिंग एज ए सेक्टर एक अच्छे अप ट्रेंड में। RBL बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो 2 दिन का एक गिरावट थी, अब यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी वापस लोअर साइड से बनते हुए दिख रही है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। रोल ओवर एक्शन भी हमें लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड की बनते हुए दिख रही, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 335 340 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 321 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है संवर्धना मदरसन का। ये स्टॉक भी एक क्लियर अप ट्रेंड में। स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे भी बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 136 138 की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 130 के आसपास। ठीक है, संवर्धन मदरसन के लिए 130 रुपए का स्टॉप लॉस होंगे, और RBL बैंक भी फोकस में है। RBL बैंक के लिए 335 340 के टारगेट के साथ आपको ट्रेड करने की सलाह है, और संवर्धन मदरसन के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 138 रुपए का। ये दोनों के दोनों बाय कॉल राजेश जी की तरफ से। इस बीच देखिए, कैबिनेट की जो बैठक हुई है उससे कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं।
गोंदिया जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग यानी कि दोहरीकरण को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है। कुछ कुछ और चीज़ें निकल के आ रही हैं कैबिनेट की बैठक से, आगे आपको हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी देंगे। लेकिन अंशुल जी आप बताइए, आपका भरोसा कहाँ पर है बाजार में, कहाँ पर BTST करना चाहिए? सर 2 स्टॉक रहेंगे। पहला रहेगा पॉलीकैब। पॉलीकैब में बेहतरीन ब्रेकआउट और फॉलो थ्रू मूव आ रहा है, तो पॉलीकैब को लेके चलना चाहिए। 8120 पे स्टॉप लॉस रहेगा 8070 का और टारगेट रहेगा 8200 का। 8,200 रुपए का टारगेट रहेगा पॉलीकैब पे। दूसरा स्टॉक है CCL। CCL में भी ब्रेकआउट आ रहा है राउंडिंग स्ट्रक्चर का। 1063 पे BTST करना चाहिए। 1045 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1085 का टारगेट रहेगा। तो ये 2 BTST कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। अगेन रिपीट कर दूं, 25,372 ये लेवल हमने शो के स्टार्ट पे डिस्कस किया था। निफ्टी पे 75 मिनट की दोनों कैंडल हैमर के साथ क्लोज हो रही हैं। मोस्ट लाइकली अगले 7 मिनट में ये हैमर ही क्लोज होगी। तो कल के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,532 तक एक बाउंस बैक आने के लिए पूरी संभावना है, तो BTST लेके जाना चाहिए। ठीक है, 25,532 तक का बाउंस बैक आने की संभावना है, यानी कि मौजूदा स्तर से 100 अंकों की रिकवरी कम से कम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अंशुल जी। और ये 2 कॉल आपके लिए। पॉलीकैब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये शेयर है और उसके अलावा CCL प्रोडक्ट को भी खरीदने की सलाह है 1085 के टारगेट के लिए 1045 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और पॉलीकैब के लिए टारगेट होगा 8,200 रुपए का। इस बीच एक और अपडेट आया है कैबिनेट से, वो ये कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, बढ़िया है, एक अपडेट वहां से राज्य का नाम बदलने को लेकर। लेकिन अमोल जी आप बताइए सर, क्या ट्रेड आप लेने की सलाह देंगे? हल्की सी रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी में हम देख रहे हैं। लेवल्स अच्छे हैं निफ्टी के लिए भी, आज जरूर प्रेशर में है बट रिवर्सल के पूरे चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहूंगा। 7725 के आसपास है, 7725 के आसपास है। मुझे लगता है 7850 तक ये स्टॉक कंटिन्यू हो सकता है अपना पॉजिटिव मोमेंटम। कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 7650 का। और एक जिंदल स्टील जो एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में है और पूरे मेटल्स इंडेक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा कल भी। सो 1230 का लेवल है, 1280 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1215 का। बिल्कुल, तो ये राय आपको अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर BTST के तौर पर आपको लेकर जाना है। चलिए इस बीच एक शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। MTR टेक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। 52 वीक हाई पे पहुंच गया ये शेयर। ये तेजी कहां तक जाएगी जरा एक बार चेक करते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी की राय डिफेंस सेक्टर पर हमेशा रहती है, HL पर तो काफी नेगेटिव राय थी, MTR टेक पे चेक कराते हैं। अंशुल जी बताइए एक बार। सर HL पे नेगेटिव रहा, HL गिरा भी अच्छा, MTR टेक पे पॉजिटिव रहा और MTR टेक पॉजिटिव चला भी। 2920 का जो ब्रेकआउट था उसका टारगेट लगभग 3800 हमने डिस्कस किया था, जो आ गया है। वीकली चार्ट पे 5th अप वीक है, तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ी सी देर हो गई है। 50 डे मूविंग एवरेज से ATR एक्सटेंशन 7 टाइम्स है, तो यहाँ पे अगेन मूविंग एवरेज कैचअप के लिए थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है स्टॉक, बट जिस हिसाब का मोमेंटम है टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इमीडिएट स्विंग लो 3600 रुपए पे है, तो 3600 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हो सकता है एक बार स्ट्रेच किया तो 3950 तक भी खिंच जाए, बट फ्रेश एंट्री के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो जिनके पास है 3600 का स्टॉप लॉस ले लें, 3950 तक की अपमूव मिल सकती है। 3950 तक की अपमूव मिल सकती है। 3600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है जिनके पास भी है ये शेयर। चलिए एक शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं रियल्टी सेक्टर से, शोभा का। शोभा रियल्टी का स्टॉक आप लेकर आइए। अब देखिए कि दिन की ऊंचाई से ना करीब करीब 4% के आसपास करेक्ट हो गया ये शेयर और गिरता ही जा रहा है। देखिए आज अभी डे लो के आसपास पहुंच गया करीब करीब। रियल्टी सेक्टर पर दबाव है निश्चित तौर पे, IT की वजह से जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर भी पड़ रहा है। रियल्टी सेक्टर के भी तमाम शेयर टूटे हैं, लेकिन शोभा में देखिए कि 4% की गिरावट जो है वो डे हाई से हो चुकी है। एक राय जरा राजेश जी से लेते हैं। राजेश जी जरा शोभा चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर, क्या कुछ मौके हैं?
अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही देखने को मिल रहा है इसका स्ट्रक्चर। हमें लगता है कि भी कुछ समय और ये स्टॉक एक रेंज में बिताएगा। इसका मेजर सप्लाई जोन 1570 के आसपास है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 1400 से लेके 1570, ये एक रेंज रहेगी। आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ से बड़ा डायरेक्शन का अनफोल्ड करेगा। बट हमें लगता है लुकिंग एट द कंसोलिडेशन, आई थिंक इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक एक रेंज में अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब हुआ है। प्राइस एक्शन काफी म्यूटेड है इस वॉलेटिलिटी में भी, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल तो है, बट ट्रेड करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, देन ओनली इसमें फिर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करें और उसके बाद लॉन्ग इनिशिएट्स करें। और जी हाँ, देखिए ये जो पूरा आईटी सेक्टर को लेकर आज कोहराम मचा हुआ था, ऐसे में कोटक की आज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनका कहना था कि देखिए अगर आईटी सेक्टर की अर्निंग्स या जॉब्स को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आती हैं, वैसे में आप रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी चिंताएं बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि जो की मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या हो सकता है कि रियल एस्टेट डिमांड कम होती हुई दिखे, ये तो आगे समय बताएगा। बट उन्होंने एक कंसर्न और एक क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दिया था इन्वेस्टर्स के लिए। बट एक काउंटर क्विकली इस पर एक बार राय लेंगे। अमोल जी, आपसे लेते हैं बंधन बैंक। देखिए पिछले 10 मिनट में एकाएक इसमें स्पाइक आया है और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और आज सुबह से ही बंधन बैंक में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, ऐसे बाजार में भी 4% ऊपर। अमोल जी, क्या कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ स्पॉट कर रहे हैं आप? काफी प्रॉमिसिंग है, और जो भी रैली आ रही है, करेक्शन काफी कम है, और इमीडिएट बाउंस बैक आ रहे हैं, सस्टेन हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं, तो वो सस्टेन हो रहे हैं। मुझे लगता है मोमेंटम को अगर जिनको चेस करना है, 175 एक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर है तो ये सेटअप कंटिन्यू रहेगा। 185 187 इमीडिएट में लगा है, बट पोजिशनली में भी मैं अगर देखता हूँ तो भी सेटअप पॉजिटिव है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस बंधन बैंक में दिख के आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बंधन बैंक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। देखते हैं कि आज का जो एक्शन है, मार्केट खुलने के बाद वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत थी और बंद होते होते तक वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे किस तरीके का एक्शन रहेगा। बट एक और काउंटर जो कि फिलहाल बहुत बढ़िया मूव्स दिखा रहा है वो है वीवर्क इंडिया। यहाँ पे भी एकाएक पिछले आधे घंटे में बहुत तगड़े वॉल्यूम्स आते हुए दिखे हैं। एंड आई थिंक पिछले आधे घंटे में लगातार ये काउंटर टिक बाय टिक ऊपर जा रहा है, वीवर्क इंडिया। एक बार अंशुल जी, आपका व्यू इस पे, क्या वॉल्यूम ब्रेकआउट के तौर पे अच्छा कैंडिडेट है ये? देखिए, इसमें 1-2 दिन पहले कोई न्यूज भी आई थी कुछ कैपेसिटी एडिशन का, और उसी का शायद रिएक्शन दिख रहा है नीचे की तरफ से। 10 दिन में 16% करेक्ट हुआ था, तो बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में 535 पहला टारगेट होगा और 10 डे मूविंग एवरेज है 546 पे, ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो बट क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए लॉन्ग साइड में? बहुत एग्रेसिव और रिस्की अगर आप ट्रेड्स लेते हैं तो ही करना चाहिए। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव और सेफ साइड प्ले करता हूं, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, वीवर्क इंडिया को लेकर ये भी हो गया। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज निश्चित तौर पर बाजार ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया ट्रेडर्स को। हालांकि अगर आप पॉजिटिव देखना चाहेंगे तो हमने देखा था कि ओवरसोल्ड जोन के आसपास जाने के बाद बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई। 25,327 आज का लो है। जो क्लोजिंग होने जा रही है वो होने जा रही है 25,450 के आसपास की, यानी कि लोअर लेवल से लगभग 100-125 अंकों के आसपास से रिकवरी हमने निफ्टी में देखी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निचले स्तर से 250 अंकों के आसपास से रिकवरी निफ्टी बैंक में आई। लेकिन जो चीज़ चिंता में डालने वाली है, आज देखिए फरवरी सीरीज की एक्सपायरी हो गई और जो रोलोवर्स रहे ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है निफ्टी के। भरोसे की कमी साफ तौर पर है और भरोसा दोनों साइड का ही नहीं है। क्या बाजार यहाँ से चलेगा, इसको लेकर भरोसा नहीं है। क्या गिरावट थम जाएगी, इसको लेकर भी थोड़ा सा गिरावट क्या और होगी, इसको लेकर भी भरोसा थोड़ा सा कम है। और निफ्टी के जो रोलोवर्स रहे हैं वो रहे हैं 63% के। पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो अराउंड 70-72% के आसपास के रोलोवर्स थे, जो कि 3 महीने के एवरेज से कम थे। लेकिन इस बार ये और कम है। देखते हैं कि क्या ये डेटा और अपडेट आगे होता है। बैंक निफ्टी क्लियर कट थोड़ा सा एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 72% के आसपास रोलोवर्स हमने निफ्टी बैंक में देखे हैं। और जो गिरावट रही है निफ्टी के मुकाबले, आज 1/4 रही है निफ्टी बैंक में। 0.25% टूटा है निफ्टी बैंक पॉइंट के लिहाज से, 170 अंकों की गिरावट। और निफ्टी 250 अंक गिर के बंद हुआ है। लोअर लेवल से लगभग हमने देखा कि 125 अंकों के आसपास रिकवरी निफ्टी में आई है। लेकिन आईटी ने आज माहौल काफी डिस्टर्ब करने का काम किया। टेक महिंद्रा, एसएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे के सारे शेयर टूटे।
जिन शेयरों का आईटी से थोड़ा बहुत लिंकेजेस था, इटर्नल हो गया, एलएनटी हो गया, ये शेयर भी आपको टूटते हुए दिखाई दिए हैं। भारतीय एयरटेल अब ये हमने देखा कि डिजिटल लेंडिंग के कारोबार में उतरने जा रही है, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, बाजार को ये पसंद नहीं आया और भारतीय एयरटेल के शेयर को हमने 0.3% टूटते हुए देखा। दिग्गजों में एचडीएफसी बैंक के शेयर ने भी आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो पिक्चर रही है वो लाल ही रही है और बाजार में जो रिकवरी थोड़ी बहुत जो लोअर लेवल से आई है ना, रिलायंस का योगदान थोड़ा सा रहा है। रिलायंस हरे निशान में क्लोज करके गया है, 4.5% के आसपास के गेंस आज के सत्र में हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल मूड खराब, करीब 925 शेयर चढ़े हैं तो 2000 से ज्यादा शेयर गिरे हैं। निफ्टी का हीट मैप आपके सामने है। पावर एनर्जी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। एनटीपीसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को ये 1 से 2% की तेजी के साथ बंद हुए हैं और इसके अलावा पावर ग्रिड में हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखी है। वायदा में बंधन बैंक सबसे ज्यादा चला है 4.5% और सबसे ज्यादा गिरा है केपीआईटी टेक, गिरावट रही है करीब 7% के आसपास की। तो कल नई सीरीज की शुरुआत होगी, मार्च सीरीज की। क्या बाजार में नया उत्साह आएगा? क्योंकि काफी ज्यादा टूटा और हमने रीसेंट अगर हम ट्रेंड को देखेंगे तो 25,300 से 25,400 की जोन में जाने के बाद बाजार ने रिवर्सल देने की कोशिश तो की है। देखते हैं कि कल क्या होता है। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। अंशु जी, राजेश जी, अमोल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए और बाजार में आज गाइड करने के लिए। फिलहाल विकास को, सृष्टि को और आप मुझे इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी, कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।